चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो जितने भी 11th के बच्चे हैं और उनको हिस्ट्री पढ़ना है तो YouTube पे ये मात्र एक ऐसा चैनल है जहाँ पे एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 के सीरीज के साथ आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आप कमर कस लीजिए, चूंकि आपके लिए हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं और प्लेलिस्ट में 2 वीडियो को ऐड कर दिया गया, जिसमें पहले वीडियो में आपको सिलेबस दिया गया है नए NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, और दूसरे वीडियो क्लिप में आपको ये जो सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अब हो गया है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। पहले ये सेकेंड चैप्टर था लेकिन अब ये फर्स्ट चैप्टर हो गया है नए सिलेबस नए पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसके ओवरव्यू जो बातें हैं एक इंट्रोडक्शन टाइप का, वो पहले वीडियो क्लास में हम दे दिए। आपको मालूम हो गया होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी लेखन कला और शहरी जीवन में पढ़ना है। और ये कहाँ है तो वर्ल्ड मैप पे इसके लोकेशन भी आपको बता दिए हैं। दजला और फरात 2 नदियों के बीच के सभ्यता है, इसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आइए आज के कड़ी को शुरू करेंगे। आज का मेन टाइटल है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज, यानी कैसे पता चला कि भाई मेसोपोटामिया सभ्यता है, इसके बारे में जानकारी कैसे हुआ, आखिर खुदाई करने के पीछे का रीजन क्या था। चूंकि हम बताए थे पिछले दिन कि सभ्यताएं क्या होती है कि लोग रहते हैं, अपने मकान बनाते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि वो जो सभ्यता विकसित होती है वो मिट्टी में मिल जाती है और उसके ऊपर मिट्टी के लेयर बन जाते हैं, और बहुत दिनों के बाद जो है इसी परत के ऊपर लोग रहते हैं और उनको मालूम भी नहीं होता है कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं उसके नीचे में भी बहुत साल पहले कुछ लोग रहते होंगे और वो दफन हो गए हैं। सर बात ना, तो आखिर कैसे किस तरह के ये चीजें हुआ कि इसके नीचे खुदाई करके और उनके रहस्यों के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त किए गए। तो इसके ऊपर में आज वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको अगर पिछले वीडियो से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये भारत के ऊपर में जाते हैं तो उत्तर, और इधर जैसे जाएंगे सर जी तो हो जाएगा आपका पश्चिम। बारीकी से एकदम आराम से ऊपर जाएंगे तो उत्तर, इधर आएंगे तो पश्चिम। तो हमारा एक उत्तर पश्चिम में एक देश है, पड़ोसी देश, इसका नाम है सर पाकिस्तान। याद रखेंगे, हमारा गोतिया है, हमारा पड़ोसिया है, इनका नाम क्या है पाकिस्तान। जस्ट पाकिस्तान के ऊपर से जाते हैं तो ये भारत में भी आकर के ऊपर लद्दाख वाले एरिया से ये सीमा लग जाती है, जिसको कहते हैं अफगानिस्तान। ये याद रखेंगे, अफगानिस्तान, ये ध्यान रखना है, शॉर्ट में लिख देंगे आप समझ जाइएगा। इसके बाद ये पाकिस्तान से और सीमा साझा करती है, और ये ऊपर अफगानिस्तान से भी सीमा साझा करती है। इसको कहते हैं ईरान, यानी ईरान की बात कर ले तो ये ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों का ये पड़ोसिया है। साथ साथ इधर एक सीमा साझा करता है, ये किससे भाई, तो ये इराक से। तो ये इराक का भी जो है वो ईरान पड़ोसिया है और इराक ईरान का पड़ोसिया है। इसके बाद आज तो भराव होकर के यहाँ पे एक जमीन लैंड वाला एरिया आ गया है, और यहाँ एक कंट्री देश है जिसको कुवैत कहते हैं। लेकिन जिस समय मेसोपोटामिया की बात चल रहे हैं उस समय ये बात छोड़ दो, ये अब समुद्री वाले भागों से टच कर जाएगा। और इधर जो आज के डेट में भी वर्तमान समय में ये सऊदी अरब का जो भाग है, तो ये है, इधर से आपका अफ्रीका लग जाएगा। यदि आपको वर्ल्ड मैप पे पकड़ होगा तो ठीक है, नहीं तो इतनी बातें याद रखते चलेंगे, हर क्लास में इतना आपको याद दिलाएंगे ताकि एकदम एग्जैक्ट जो होता है ना लोकेशन पे वर्ल्ड मैप पे आप बताओ पाओ कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां थी। तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये है ईराक। और यही वर्तमान में जो इराक वाला जो हिस्सा है, यहीं पे दजला और फरात 2 नदियों के बीच में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो पनपे थे। अब 11th के बच्चे होंगे तो हम जान रहे हैं कि आपको एडी और बीसी नहीं आता है, ये मानते हुए पहले हम आपको एडी और बीसी के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। चूंकि 10th तक जो आप हिस्ट्री पढ़ के आते हो तो 10th में जो हिस्ट्री पढ़ना है वहां पे लगभग आप मॉडर्न का ही पार्ट्स पढ़ते हैं सर बात को। तो वहां पे सभी बातें कुछ आप जो है वो बहुत मध्यकाल के बाद भी अगर पढ़ते होंगे तो वहां पे सभी घटनाएं ईस्वी में होते हैं, जिससे 10th के बाद बच्चों को ईसा पूर्व की जानकारी नहीं होते। अच्छा, जो सीबीएसई से पढ़े होते हैं उनको मालूम होता है एडी और बीसी, लेकिन अभी सब कुछ सामान्य बच्चे मानते हुए, हम साधारण बच्चे मानते हुए पहले एडी और बीसी समझाते हैं, उसके बाद एकदम आज का कहानी मजा आ जाएगा सर मेसोपोटामिया कैसे खोदी जा रही उसको देख। देखिए होता क्या है कि अक्सर जैसे हम एक कोई डेट लिखते हैं और लिखे, जैसे आज 2023 में ये हम वीडियो बना रहे हैं तो 2023 लिखे। अब
अंग्रेजी में क्या होता है कि इसको हम ईस्वी ना लिख करके और एडी लिखते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब ये ध्यान रखेंगे, और यही ईसा मसीह के जन्म के पीछे में भी घटना हो जाएगा, उसको कहेंगे 2023 जो है ये आपका बीसी। बीसी कहेंगे तो आप समझेंगे कि ये ईसा पूर्व की घटना है। ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व की घटना है। अब ये हम एडी लिखेंगे तो इसको कहेंगे कि ये ईसवी में कोई घटी घटना है। बिल्कुल आराम से सुनेंगे, सीख जाएंगे आप 2 मिनट में। सीखने के बाद आराम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। देखिए हुआ क्या है कि हमारा इतिहास कब से आ रहा है ये कोई नहीं जानता है। आप कल्पना कीजिए, क्या मनुष्य जन्म लिया होगा तो लिख दिया होगा? अरे मनुष्य तो शुरू लिखना ही नहीं जानता था, शुरू पढ़ना नहीं जानता था, तो वो कैसे लिखेगा कि हाँ हम आ गए? और अगर पढ़ना लिखना भी कोई जानेगा तो पैदा होते हुए कलम लेकर के पत्थर पे लिखिए देगा, चाहे पत्थर को काट के लिख देगा क्या हमारी जन्म हो गई, मनुष्य इतना समय से आया है। तो पहले के एक बहुत पीछे अगर चले जाते हैं तो वो समय के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है। तो इतिहासकार क्या किए हैं कि बहुत सारी चीज जो है कुछ मिलते हैं, पुरानी वस्तुओं से डेट पता करते हैं, तो पहले कितना वर्ष से पहले आ रहा है ये सभ्यता, उसकी जानकारी ठोस इतिहासकारों को नहीं है। तो इतिहासकार उसको मानते हैं अज्ञात समय। याद रखेंगे, अज्ञात समय। कई लोग बहुत अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं, उस पर आपको जाना नहीं है। कई लोग कहेंगे 80,000 पहले से जो है, कोई कहेंगे 10,000 पहले से, उन सभी बातों पे आपको नहीं जाना है। अज्ञात समय मान लेना है कि जिसको कोई जो है ये ज्ञात नहीं है, वो कब से आ रही है दुनिया, कब से लोग आ रहे हैं, इनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। अज्ञात समय से लेकर के और क्या कर दिए, घटाते घटाते ईसा मसीह के जन्म तारीख को 0 मान ली। याद रखेंगे, ईसा मसीह को बीच में 0 मान लेते हैं कि ईसा के जन्म के एक बाद और ईसा के जन्म के एक पहले। अब ये ध्यान रखेंगे, ईसा के जन्म के बाद और ईसा के जन्म के पहले। तो ईसा के जन्म के अगर बाद कहेंगे तो आप समझिएगा एडी यानी ईसवी, और ईसा के जन्म के अगर पहले कहेंगे तो आप समझेंगे बीसी। याद रखेंगे, ये बिफोर क्राइस्ट इसको बोलते हैं, और क्राइस्ट ईसा को कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्राइस्ट ईसा को, और बिफोर लग गया तो बिफोर का मतलब होता है के पहले। अंग्रेजी पढ़े होंगे तो आपको इतने बात जानकारी होगा, बिफोर मतलब होता है के पहले। तो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के पहले। तो ईसा के जन्म के पहले की बात कर ले तो बीसी चलता था, और ईसा के जन्म के बाद अगर बात कर ले तो एडी चलता था। अब यहां 2 बातें आपको समझना है कि सर ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं वो घटते थे, तो उसको कब से आ रहा है तो ये तो जानकारी नहीं है। तो उसको क्या किया है ना कि कुछ ऐसे घटनाएं हैं जिनके बारे में तथ्य के तारीख के तौर पे हमको जानकारी मिलता है, तो उनको एक घटाटे क्रम में जो है वो लिखा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद विश्व में लगभग जहां भी घटना घटी है, कोई भी साहित्य है, तो उसमें क्या देखा गया है कि उसमें जानकारी है उनको, तो इनके बारे में जानकारी है, समय काल की जानकारियां हैं, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे अभी तक आप नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर गांधी जी की मृत्यु ही 500 ईस्वी में हो जाए, ये याद रखेंगे 500 ईस्वी में, तब वो ईस्वी में मरेंगे। मान लेते हैं 100 साल गांधी जी जी रहे हैं, तो 100 साल के बाद कितना में मरेंगे? तो आप सब बताओगे कि सर 500 में जन्म लिए हैं तो 600 में मरेंगे। हम समझ रहे बात ना, 500 ईस्वी में जन्म लिए तो 600 ईस्वी में मरेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ईस्वी आगे की ओर बढ़ती है। जैसे आज 2023 है तो अगले साल 2024 होगा, फिर अगले साल 2025 हो जाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे बुआ जी ईसा पूर्व यानी बीसी के, तो ये घटेगा। माने अगर कोई आदमी 500 ईसा पूर्व यानी बीसी में जन्म लिया है, अब 100 साल जिला के बाद मरेगा, यानी अब वो मरेंगे कब? तो 400 ईसा पूर्व। तो यही घटते क्रम में अभी इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ाएंगे और आपको बोलेंगे कि मेसोपोटामिया के यहाँ जो है वो उत्तरी मेसोपोटामिया का जो भाग है वहां 7000 से लेकर के और 6000 ईसा पूर्व के बीच जो है वो खेती करने का साक्ष्य मिला। यानी 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच जो है वो खेती की जाती थी। कहां भाई? तो मेसोपोटामिया में। इसका मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के 0 के पहले कितना? तो 7000 से फिर 1 साल घटेगा, फिर 2 साल 10 साल घटेगा तो फिर 6000 होगा। समझ रहे बात ना?
इसी तरह से 7,000 है, 1,000 बीत जाएगा तो 6,000, फिर 1,000 बीत जाएगा तो 5,000, फिर 1,000 बीत जाएगा तो 4,000, ऐसे घटते 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 जीरो आ जाएगा ईसा मसीह का वर्ष। और इसके बाद आगे तो अगर हम कहेंगे कि 7,000 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया में खेतों का साक्ष्य मिला है, तो आज से कितना, तो देखो जीरो से 1 2 3 4 करते करते आज कितने साल आ गए, तो 2023 साल आ गए। समझ रहे बात ना, 2023 साल आ गए। और ये जीरो से पहले भी घटना कितने वर्ष पहले के है, तो 7,000, तो 7,000 और 2023 यानी 7 2 9 9,023 वर्ष पहले की बात जो है वो है। ये आपको समझ में आना चाहिए, तब आप किसी चीजों के बारे में पढ़िएगा तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने वर्ष पहले की बातें यहां हो रही है। कुछ भी कहेंगे मेसोपोटामिया में हम आपको कहेंगे कि कांसे बनाने के जो सिस्टम है वो 3,000 ईसा पूर्व से आ रही है, तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि अच्छा ईसा मसीह के जन्म के जीरो से पीछे बीसी में चले जाएंगे तो 3,000 साल उन्ने हो गया, और फिर जो है से कि आज 2023 चल रहा है तो 3,000 2023 यानी आप एक अंदाजा लगा देंगे 3 2 5,000 5,023 100 वर्ष जो है वो बीत चुका है इसके बारे में। ठीक है, अगर जहां पे समझ में नहीं आया तो वीडियो आगे पीछे कर करके आराम से इसको समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेंगे इसमें बीसी और एडी में भी और बहुत बड़ा बड़ा खेला है, इसको भी हम आपको समझाते चलेंगे। लेकिन नॉर्मली अभी आपको इतना परिचित हो लेना है, तब जाकर के अभी पाठ्यक्रम के बारे में आपको बेहद जानकारी हो सकती है। क्योंकि इतिहास का मतलब होता है केवल पढ़ने से ही नहीं, इतिहास को जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए, और पिक्चर बन गए तो समझेंगे, ऐसा महसूस होगा कि जैसे हम देख रहे हैं। तो उसी तरह से आपको इतिहास पढ़ना है, इतिहास पढ़ना नहीं, इतिहास देखना है। चलिए आज वीडियो को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजें आप जान गए हैं, उनसे पहले आप हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए एक एक लाइक एक एक अंगूठा जो है आप हमें भेज देंगे, और वीडियो जब अच्छा लगेगा समझ में आएगा तो अंत में आप कमेंट भी जरूर करेंगे। इससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और हम आपके लिए एकदम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बहुत तेजी से लेकर के आते रहेंगे। इससे सिलेबस आपका जल्द ही कंप्लीट होगा। क्योंकि अक्सर बच्चे जो कोर्स लिए हैं वो परेशान हैं, कोई 4,000 3,000 ऑनलाइन पे पेमेंट कर रहे हैं और उनका भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, और हम पे मैसेज बच्चे ये करते हैं कि सर हम आप पे निर्भर है, क्या आप हमको हिस्ट्री का ज्योग्राफी का कोर्स करा दोगे कंप्लीट सर? तो हम तो अपनी जिम्मेवारी पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेवारी पूरा करना होगा। और आपको जिम्मेवारी बस यही है कि एक लाइक और एक कमेंट हर वीडियो में आपको करना है, जैसा आपकी इच्छा। कोई अगर समझ में ना हो तो उस तरह के कमेंट करो, ज्यादा अच्छा लग गया तो उस तरह के कमेंट करो, आप अपने फीलिंग के हिसाब से कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। अब ये बात है कि ये जो आप देख रहे हैं सऊदी अरब और इधर ईरान के बीच का भाग, ये समुद्री वाला भाग है, और इधर भारत के अगर इधर देखें तो ये अरब सागर है। थोड़ा सा एकदम फिजिकली चीज को ध्यान में रखते चलेंगे। अब ये भारत के इधर में जो है ये अरब सागर है, और इधर वाला जो देख रहे हैं ये खाड़ी वाला भाग है, इसको कहते हैं फारस की खाड़ी। और इराक में हम आपको दो नदियों के बीच की बातें बताए हैं सर। यहाँ पे दो नदी कौन है, तो दाहिनी ओर से एक नदी आती है जिसको कहते हैं दजला, और बाईं ओर से एक नदी आती है और इसको क्या कहते हैं सर, तो इसी को कहते हैं फरात। तो दाहिने तरफ से नदी आएगी दजला, बाएं तरफ से नदी आएगी फरात। और यहाँ पे जो शहर है, नीचे में एक शहर के नाम बताए थे आपको, ऊर, नीचे में ऊर, और उसके ऊपर में ऊर के ऊपर में उरुक, और इधर बेबीलोन और इधर में मारी। चलिए जगह याद करते चलेंगे। सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको बताए थे मारी, इसके नीचे में बताए थे बेबीलोन, ये याद रखते चलेंगे। और इसके सबसे नीचे में बताए थे आपको सर ऊर, और ऊर के जस्ट ऊपर जो है वो उरुक। ये चार जगह के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न भी आएंगे कि मेसोपोटामिया के प्रमुख नगरों का उल्लेख करें या नगरों के नाम बताए, तो मारी, बेबीलोन, ऊर और उरुक। ठीक है, इतनी बात एकदम बेसिक चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किस देश की सभ्यता है, तो इराक की सभ्यता है। अब ध्यान से समझेंगे, अंग्रेज का यहाँ पे कब्जा था। जैसे भारत में कब्जा है अंग्रेज का, उसी तरह से आधुनिक टाइम पे अंग्रेज का कब्जा कहाँ था, तो इराक में कब्जा था। अब ऐसा क्या हुआ भाई कि इस जगह में इसके नीचे दफन हुए जो सभ्यता है उसके बारे में जानकारी मिली, तो इस पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे। जैसे ये अंग्रेजों का जब कब्जा था तो अंग्रेज जो है ये मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में, माने इराक के क्षेत्रों में बहुत पुराने जो है वो ईंटों के बने शहर को देखते थे, और ऐसा
लगता था कि ये बहुत पुरानी है, लेकिन जो इराक में जो लोग रह रहे थे बस उनको लगता था कि हमारे पूर्वज ऐसे ही कोई पुराने समय में 200 साल पहले 300 साल पहले वो बनाए होंगे। माने उनको ये अंदाजा था ही नहीं कि आज से हजारों हजार वर्ष पहले जो है ये सभ्यता बनी होगी, जो कि सभ्यता दफन भी हो गई है। इनके बारे में उनको अंदाजा नहीं था। कई लोग वहां से ईंटें निकालते तो कई लोग को वस्तु मिलता, वो वस्तु को अपने यूज में लाते, लेकिन उनके बारे में जानकारी जानने की जिज्ञासा उनके अंदर उतनी नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज आया तो देखा कि अलग अलग टीला है और बहुत पुरानी चीज है, भाई इसकी खुदाई करनी चाहिए। तब ध्यान से सुनेंगे 1840 के दशक की हम आपको बात बताते हैं कि यहाँ दो जगहों की खुदाई जो है वो शुरू की गई। एक जगह था उर और दूसरा जगह था उरुक। जैसा कि आप जान रहे हैं दक्षिण वाला भाग है उर और दक्षिण के उर के ऊपर जस्ट जो क्षेत्र है उसको कहेंगे उरुक। तो दो शहर की खुदाई की गई और आपको मालूम होना चाहिए कि इन दो शहरों की जो खुदाई हो रही है आज तक इतने लंबे समय तक इसकी खुदाई हुई कि भारत में जो हड़प्पा की सभ्यता है उसमें भी किसी स्थल की खुदाई नहीं हुई। भारत में बहुत सारे साइट्स है जिसमें 1400-1500 से ऐसे जगह है कि जिसमें खुदाई हुई है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए। जैसे आप पढ़ेंगे 12th में मेसोपोटामी बोल रहे हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कालीबंगा है, लोथल है, आलमगीरपुर है, ऐसे न जाने 1400-1500 से साइट्स जो है वो खोजे गए हैं, उनकी खुदाई हुई है। लेकिन जितने लंबे समय तक उरुक और उर की खुदाई हुई है उतने लंबे समय तक भारत में किसी जो है स्थल की खुदाई नहीं हुई। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। खुदाई के दौरान जो चीजें प्राप्त हुई जिससे हमको इतिहास जानने की इसकी जानकारी जो है वो मिलता है, यानी मेसोपोटामिया के इतिहास को, मेसोपोटामिया सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए जो हमारे पास जो सोर्स के रूप में आए हैं वो सोर्स है इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कब्रें, औजार और मुद्रा। ये ध्यान रखेंगे। अभी एक एक चीज के ऊपर में चैप्टर के अंदर में जिक्र करेंगे। यहाँ सभी बातों के ऊपर में जिक्र करना यह उचित नहीं है और वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको एक एक चीज बताएंगे। सोच रहे कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि मुद्राएं का मतलब सिक्का मिला होगा। नहीं सर, सिक्का नहीं मिला है, मुद्राओं का मतलब यहाँ पे मुहरे होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो काफी सारे चीजों के बारे में जानकारी होगा। औजार तो समझ रहे होंगे कि लोग खेती बाड़ी करने के लिए किस तरह के औजार बनाते थे या और भी कुछ सामग्री के लिए। कब्र वगैरह जहां पे लोग मरते थे उनको दफनाया गया था तो कब्र वगैरह मिले हैं। आभूषण मिले हैं, क्या ये लोग पहनते थे इनके बारे में जानकारी। आभूषण से हम लोग जैसे कि इनके बारे में एक अनुमान लगा लेते हैं। कुछ मूर्तियां भी मिले हैं, इसके अलावा इमारतें मिले हैं जो इनके भवन टाइप के बनते थे वो सब का। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन सभी मूर्तियां वगैरह इस सब को अगर देखते हैं तो इसको कहते हैं सर पुरातात्विक स्रोत। इतिहास जानने के लिए कैसा स्रोत है तो पुरातात्विक स्रोत। जैसे सिंपली बात बता दे, अगर जमीन को खोद करके कोई चीज अगर निकाला जाता है और उससे हम अनुमान लगाते हैं, जैसे जमीन खोदे लोटा निकल गया और वो हड़प्पा सभ्यता के समय का लोटा है और यहीं पे हड़प्पा बीता है, तो ये आपका इतिहास हड़प्पा के बारे में जानकारी के लिए जो इतिहास का एक स्रोत है उस स्रोत को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो ये ध्यान रखेंगे, जमीन से खोद कर करके ये मुद्रे, ये कब्र, ये आभूषण, ये औजार प्राप्त हुए हैं तो इन सभी स्रोतों को कहेंगे सर पुरातात्विक स्रोत। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने के लिए कई जो है वो साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। कई जगह पे लिखे हुए विवरण मिले हैं जिनसे मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझने में और आसान हो गया। क्योंकि आपको पढ़ेंगे आप 12th क्लास में तो आपको यह भी मालूम होगा, हम दोनों कंपेयर कराते चल रहे, चूंकि 12th तक आते आते आपका माइंड एकदम डेवलप हो जाना चाहिए। जब हड़प्पा के बारे में हम आपको बताएंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ की सभ्यता में केवल वस्तुएं मिले हैं, केवल पुरातात्विक स्रोत है लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं है। और इतिहास जानने में थोड़ा सा और आराम हो जाता है, एक कंफर्म हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ यही घटना हुई होगी। और ये कब पता चलता है जब साहित्यिक स्रोत हमारे पास में उल्लेख मिलता है तब। तो चलिए ये ध्यान रखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता जानने के लिए आपको याद रखना है कि पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी है। अब आते हैं थोड़ी सी यूरोप की बात करते हैं। अंग्रेज जो है यहाँ पे खुदाई भी कर दिया उर और उरुक नामक दो स्थल के, और कुछ समय के बाद खुदाई को रोकना पड़ गया। अब कहोगे रोकना क्यों पड़ता है, तो अभी के डेट में तो खुदाई से पॉल्यूशन भी होता है जी, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। अगर लंबे समय तक खुदाई चलते हैं तो हाँ बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, सरकार को खुदाई पर रोक लगा दिया जाता है। लेकिन जिस समय इराक की खुदाई हो रही उस समय कोई पॉल्यूशन की समस्या जो है वो नहीं है। लेकिन याद रखेंगे
इसमें खर्च बहुत ज्यादा आता है और खर्च ज्यादा आ रहा है। अंग्रेज जो है इराक में खुदाई कर रहा है तो उसकी सभ्यता के बारे में जानने के लिए चाह रहा है, लेकिन इसमें पैसे जो खर्च हो रहा है तो अंग्रेज कहां से देगा। अगर कोई भी अंग्रेज व्यापार के सिलसिले में किसी को गुलाम बनाया है तो वो अपने लाभ के लिए नहीं जी कि अपन पैसा बर्बाद कर ला वहां किया है, तब वो इराक में लंबे समय तक अंग्रेजों के माध्यम से ये खुदाई नहीं हो पाई। लेकिन फिर कैसे इसकी खुदाई शुरू की गई इसको समझना है आपको। कहते हैं कि यूरोप वासियों के लिए अब ये जो जगह है वो बड़ा दिलचस्पी हो गया। काहे भाई, काहे कि यूरोप वासी जो है, यूरोप में ज्यादातर जो धर्म चलता है उस धर्म का नाम है ईसाई। अंग्रेजों का जो धर्म है वो है ईसाई धर्म और हमारे यहाँ भी ईसाई का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब ये ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, इसको कहते हैं बाइबल। ध्यान से सुनेंगे, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है तो इसको कहेंगे बाइबल। और बाइबल के दो भाग होते हैं, आपको जानना जरूरी है कि बाइबल के दो भाग है। एक भाग है जिसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। तो ये ध्यान रखेंगे, टेस्टामेंट मतलब आप एक तरह से विचारधारा आप समझ सकते हैं, नियम समझ सकते हैं। तो एक बाइबल के जो बुक है उसमें पहले ओल्ड टेस्टामेंट में वो पुरानी विचारधाराएं जो है उसमें लिखी गई, ये पुराने नियम के ऐसे होते थे वैसे होते थे, दुनिया ऐसे होती थी, अलग अलग वर्णन है। और नए टेस्टामेंट में जो है वो नई विचारधारा उसमें शामिल किए गए। तो हम न्यू टेस्टामेंट की बात नहीं करते हैं, हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात यहां पे करने वाले हैं। बढ़िया से सुनेंगे, यूरोप वाले देशों में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं और ईसाई धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है उसका नाम है बाइबल, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। अब बाइबल के जो प्रथम भाग है उसका नाम याद रखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट माने बहुत पहले पहले की घटना इसमें जो है वो वर्णन है। और इसी ओल्ड टेस्टामेंट के अंतर्गत जो एक किताब आता है जिस बुक का नाम है बुक ऑफ जेनेसिस, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सब्जेक्टिव भी आपके आएंगे। अब देखिए हम क्या करें, बाइबल के एक भाग है जिसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक जिसका नाम है बुक ऑफ जेनेसिस, याद रखेंगे बुक ऑफ जेनेसिस। और इसमें एक जगह का उल्लेख किया गया है और उस जगह का नाम है सीमार, याद रखेंगे जगह का नाम क्या है, सीमार। और इसका अर्थ होता है सुमेर यानी ईंटों का बना शहर। बढ़िया से सुनेंगे, ईंटों का बना शहर कहो, ये ईंटों से निर्मित शहर कह दीजिए। अब ये ईंटों से बना जो शहर है ये कहां है भाई, तो अंग्रेज को पता चला कि ये यही है, यानी बाइबल में जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है वो जगह इराक में ही पड़ता है। तो यूरोप वासियों का दिलचस्पी इन दौरान जो है बाइबल में ये बात लिखा गया इस घटना को लेकर करके, इस जगह को लेकर के, तो यूरोप वासियों के जानने की ललक जो है वो और बढ़ गई। तो ये इराक की बात है, लेकिन यूरोप वाले लोग जो है वो दिलचस्पी लेने लगे। तब क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़िया से सुनेंगे, इस ईंटों से बने शहरों के बारे में जानकारी के लिए जब यूरोप में पूरा शोर शराबा हो गया, तब ध्यान से सुनेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य में ये मेसोपोटामिया के जो भी अतीत था, यानी बीते कल के बारे में जानकारी की बात अगर कर लें तो इस अतीत को खोजने की उत्साह जो है वो यूरोप वासियों में बढ़ गई। माने वो चाहते थे कि खुदाई के दौरान और क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्या बाइबल में जो लिखी बात है ये सत्य होने वाली है क्या। अब जैसे हिंदू धर्म में महाभारत है, रामायण है, सनातन धर्मों की ग्रंथ है, और महाभारत रामायण में कुछ बात का जिक्र किया जाए कि भाई श्रीलंका में राम जी एगो ये किए थे और श्रीलंका में उत्खनन भारत सरकार करावे लगे, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि सही में रामायण की बात सही हो जाएगी क्या। तो एक जिज्ञासा बढ़ जाती है जो कि यूरोप वाले में बस जिज्ञासा बढ़ी किसको लेकर के, तो इराक में जो अतीत की बातें थे जिसके बारे में, जिन शहरों के बारे में बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है, इसको लेकर करके अभी ओल्ड टेस्टामेंट की अभी और ही बातें हैं जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। ये तो ठीक है भाई। उसके बाद कहते हैं कि 1873 ईस्वी की बातें हैं कि ब्रिटिश समाचार पत्र यानी जो न्यूज़पेपर है, जैसे समाचार पत्र आप जानते होंगे अब तो सोशल मीडिया का जमाना है तो न्यूज़पेपर पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जिस समय में सोशल मीडिया नेटवर्किंग का जमाना नहीं था तो मुद्रित समाचार पत्र जो है वही सबसे ज्यादा प्रचलित थे। तो जब कभी बढ़िया न्यूज आता है तो समाचार पत्र की बिक्री बढ़ जाती थी। जैसे पहले क्या होता था कि
पेपर में कुछ चीज अगर आता था तो अगला आदमी को बता दिया, जो पर डे पेपर पढ़ता है, कि ये चीज हुआ है, तो अगला आदमी जानने के लिए हुआ कि इसमें हमारा क्या है, ये क्या है हमारे, तो वो आदमी कहता था, क्या करता था कि 2 रुपया के पेपर लेके खरीद लिया। तो जिस दिन बढ़िया न्यूज अगर आता था तो उस दिन पेपर की बिक्री बढ़ जाती थी, समझ रहे बात ना। तो न्यूज पेपर वाला क्या किया, और म्यूजियम वाले, म्यूजियम में आप जानते होंगे पुराने हिस्टोरिकल जो चीजें हैं वो उनको वहां सुरक्षित रखा जाता है और लोग म्यूजियम में आकर के घूमते हैं। तो म्यूजियम का टिकट वगैरह पे करना पड़ता है, पैसे दे करके म्यूजियम में घूमते हैं। तो यहाँ पे म्यूजियम और समाचार पत्र, ये ध्यान रखेंगे, दोनों मिल करके समाचार, ब्रिटिश समाचार पत्र ने म्यूजियम के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे, एक तरह से फाइनेंस किया है, यानी पैसे दे रहे हैं किस चीज को लेकर के कि आप खुदाई करो, इराक में जाकर के खुदाई करो और उनके अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करो, तू हमारा न्यूज दे ले, जी हम छप ले जान, अब पैसा खर्चा होगा ये हम तुमको फाइनेंस कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम चल रहा है कि अंग्रेज कह रहा है कि खोदे में बड़ी पैसा खर्चा होगा, तो ई का हो गया, यूरोप वाला दिलचस्पी ले लिया है, तो वहां अंग्रेज के यहाँ की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन के यहाँ के, कि ब्रिटिश जो समाचार पत्र है वो ब्रिटेन समाचार पत्र वाला ये म्यूजियम के द्वारा ये फाइनेंस करवा दिया भाई कि हम पैसे देंगे, बदले में हमको न्यूज मिलते रहे और हम उस न्यूज को समाचार पत्रों में प्रकाशित करते रहेंगे। तो एकदम सिस्टम का चेन बन गया और दोबारा से कहते हैं फिर से मेसोपोटामिया में खुदाई जो है वो जारी हो गई। और इसमें एक बात और याद रखेंगे, दिलचस्प बात तो तब आ गई कि जब बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक जल पलावन की बातें कही गई है, ये नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं समझेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइबल में एक घटना का जिक्र है जिस घटना को कहते हैं जल पलावन। ये जल पलावन क्या है, जैसे 10वां में वो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे फेल पलावन, तो ये फेल पलावन विधि सब नहीं है, यहाँ जल पलावन है और इसमें बढ़िया से सुनेंगे। जल पलावन की घटना ये है, हम नहीं कह रहे, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि भाई पूरा पृथ्वी पर बाढ़ आने वाला था, यानी जल प्लावन करने का मतलब बाढ़, जिससे संपूर्ण पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो जाएगा, पानी से एकदम भर जाएगा। तो जब पानी से भर जाएगा तब पूरे पृथ्वी पर से जो है से कि एकदम जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा, जीव जंतु मनुष्य वगैरह ये सब के कहानी साफ हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर से जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहते नहीं थे कि नष्ट हो जाए। देखिए बढ़िया से बात सुनिएगा, हम नहीं कर रहे, ये बाइबल में लिखा हुआ है भाई कि परमेश्वर नहीं चाहते थे, जबकि हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के मर्जी से तो सब बाढ़, भूकंप, सुनामी, आदमी कोई मरता है, पत्ता हिलता है, सब ईश्वर की कृपा से होता है। लेकिन परमेश्वर चाह रहे हैं क्या कि इस तरह के बहुत सारे जो घटनाएं हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, लगभग धर्मों में आपको बहुत सारे कुरीतियां मिलेंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं पता चलता है। लेकिन पुराने समय में सभी धर्मों में कुछ कुछ बहकी बहकी बातें या बढ़ा चढ़ा करके लिखी जाती थी। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, बाइबल में जल पलावन में क्या कही जा रही है कि भाई पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, अब पृथ्वी पर से मानव समाज, ये सब पेड़ पौधा सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जीवन। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि जीवन न खत्म हो, इसीलिए उन्होंने एक अपना राजदूत भेजा, यानी अपना एक आदमी, जाओ जैसे हम बोल रहे हो उसे करो, और वो मनुष्य को भेजे। और वो मनुष्य क्या किया, वो मनुष्य का नाम भी यहाँ पे मिलता है देखने सुनने के लिए, इसको कहते हैं नोआ, याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, नोआ। तो नोआ नामक एक राजदूत को धरती पर भेज रहे, कौन, तो परमेश्वर। और ई धरती पर आके कुछ तीर मार दिया, तो कहते हैं कि ई धरती पर आके इतना बड़ा ये वो विशाल नाव बना दिया, इतना बड़ा विशाल नाव बना दिया कि यहाँ पे जितने भी प्रजाति थे उनको एक एक जोड़ी नाव पर बैठा दिया। देखिए बढ़िया से समझना है, जैसे 10वां में आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय पढ़ के आए होंगे सर जी। तो नवीकरणीय का मतलब होता है कि हम जिसको दोबारा से जनरेट कर सके, पुनः प्राप्त कर सके। लेकिन अनवीकरणीय माने पुनः प्राप्त नहीं होगा, अगर प्राप्त करना चाहते तो काफी वर्ष लग जाते हैं। यानी मोटा मोटी कहे तो कोई ना तो समाप्त होने वाला है। यहाँ पर बात यही आता है कि अनवीकरणीय अगर कह देंगे तो वो निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है, अनवीकरणीय में निर्माण की प्रक्रिया तेज है। लेकिन याद रखेंगे जो प्रजाति होते हैं वो अनवीकरणीय, यानी अगर हम मर गए तब भी मनुष्य रहेंगे, सृष्टि चलेंगे, मनुष्य प्रजाति नहीं होगी। लेकिन जब मनुष्य की प्रजातियां खत्म हो जाएगी इस धरती पर से तो फिर स्वाहा हो गया,
माने मनुष्य की प्रजाति करने का मतलब सारे मनुष्य मर जाएंगे इस धरती पर से, तो फिर मनुष्य के बिना ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन एक दो आदमी मर जाएगा तो कोई दिक्कत ना है। अब यहां समझना है कि परमेश्वर क्या किए कि अपना एगो आदमी भेजे भाई जिसको नोआ कहते हैं, और नोआ धरती पर आए तो एगो बड़का को विशाल नाव बना दिया, और ये विशाल नाव बना करके क्या कर दिया कि जितने भी धरातल पे जो प्राणी समुदाय है जिससे सृष्टि को कंटिन्यू किया जा सकता है, उनको एक एक जोड़ी एकरा पे बैठा लिया। माने एगो बिल्ली बैठाया तो एगो बिलाड़ बैठा लिया, एगो स्त्री बैठाया तो एगो पुरुष बैठा लिया, एगो भैंस बैठाया तो एगो भैंसा बैठा लिया, एगो कुत्ता बैठाया तो एगो कुत्ती बैठा लिया, और ऐसे मेल फीमेल सबको जो है एक एक जोड़ी को इस नाव पे बैठा दिए। काहे कि एक के खाली बैठाएंगे तो सृष्टि नहीं ना कंटिन्यू होगा। सृष्टि को फिर से चालू करने के लिए एगो जोड़ी ना चाहिए जी, तो एक एक जोड़ी सभी जीव जंतु को इन नोआ नाव पर बैठा लिया। अब हम तो नहीं कह सकते हैं कि कितना चुके नाव लेके आया था कि सृष्टि के लगभग जैसे कि एक एक जोड़ी के बैठा लिया, सर बात ना, तो वो अलग बातें हैं। यहाँ पे आप सोचिएगा, आप अपना तर्क दीजिएगा। ये ऐसा बात लिखल है, हम नहीं कर रहे हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसके ओल्ड टेस्टामेंट में जलप्लावन की विधि है, और उसी में लिखा जा रहा है कि नोआ आया, बड़का को नाव लाया, विशाल नाव, और विशाल नाव पर एक एक जोड़ी सबके बैठा दिया। काहे भाई? परमेश्वर का मर्जी था, ताकि फिर दोबारा से सृष्टि को कंटिन्यू किया जाए। और यही हुआ, पूरे पृथ्वी जो है फ्लड यानी बाढ़ से पूरा ढक गया, जलमग्न हो गया, और नोआ सबको एक एक बैठा लिया, और फिर जो है कि पानी हल्का लेयर कम गया, जब जगह जगह पे जो है कि टीले वगैरह फिर आने शुरू हो गए, और उस नाव से एक एक के निकाल करके और फिर से दोबारा से सृष्टि को कंटिन्यू किया गया। ये तो बात हो गई भाई जलप्लावन के। और इसमें जो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है, माने मुख्य पात्र का मतलब हो गया कि मेन जो हीरो कैरेक्टर है नोआ वाला, इसको कहते हैं जीवशूद्र। इसी को और नामों में उपनिपिस्टम कहा गया है, उपनिपिस्टम, पिस्टिम। तो ये ध्यान रखेंगे, दो नाम आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी उतना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे, इस तरह की घटना है। अब तो बात तब हो गई कि जब मेसोपोटामिया में खुदाई हुआ और उसका जो साहित्यिक विवरण मिलने लगा, तो कहीं कहीं ये परंपरागत मेसोपोटामिया के साहित्यिक स्रोतों में ये भी देखने को मिल गया, सुनने को मिल गया कि भाई मेसोपोटामिया में ही कुछ ऐसे ही घटना का जिक्र है। बढ़िया से सुनिएगा, ये तो हम बाइबल की बात आपको पता है कि जलप्लावन की विधि है, लेकिन यहां पर मेसोपोटामिया में भी जब खुदाई हो गया तो फाइनली इसी तरह के घटना का जिक्र हुआ। तब यूरोप वासी कहे लगे कि अब तो लगता है कि एकदम बाइबल के बात पूरी तरह से सत्य होने वाली है, यानी इनके बारे में जानने की जिज्ञासा जो है वो यूरोप वासियों की ओर बढ़ गई, और अंग्रेज भी एकदम सिद्ध करे के फेरा में थे, सिद्ध करे के प्रयास में थे कि अब तो हमारे बाइबल एकदम सत्य है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि पूरी तरह से जब खुदाई हुआ तो बाइबल की बातें सच नहीं हुई। पहले बता दे रहे, इस सब के सब प्राचीन समय में जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, लेकिन उस समय के मानसिकता देखिए कि लोग धर्म के आड़ में उससे ऊपर कोई सोचा नहीं, धर्म से छेड़छाड़ कोई करना नहीं चाहा, धर्म से तर्क वितर्क कोई नहीं करना चाहे, चाहे उसको ईश्वर का डर होगा चाहे कुछ, तो उसको उस तरह से मान लिया। लेकिन आज जब एक बात खाली है कि धर्म से परे भी हमको सोचना है, क्या ये सही है क्या गलत है, ये धर्म से हट करके सोचने की जब बात आती है तो लगभग जितने भी धार्मिक चीजें हैं वो सब कहीं ना कहीं झूठी साबित होने लगते हैं। तो यही कुछ हम लोग आज के क्लास में जाने कि किस तरह से इसकी खुदाई जो है वो शुरू हुई थी। खुदाई होला के बाद एक बार बंद हो गया और इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं ले पाता, लेकिन दिलचस्पी वो शुक्र है उसका जो ब्रिटिश समाचार पत्र है उनका, म्यूजियम वाले हैं उनका, कि दोबारा खुदाई जो है वो शुरू हो गई। तो इस तरह से अब आगे के कड़ी अगले भौगोलिक है, इनके व्यापार पे कहां कैसे खेती बाड़ी होता था, कैसे ये व्यापार करते थे, भारत में किस रास्ते से आते थे, एक एक कड़ियों को देखेंगे, खच्चर गधा सबकी बात हम करेंगे। तो बस हम आपको क्या कहे थे कि अंत होते होते अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका काम है लाइक करना है, वो कमेंट करना। आप अपना काम करते रहिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। अभी नोट्स बनाने के काम है वो भी हम अभी सुबह में कर दिए हैं, तो नोट्स भी आपका बना रहे हैं। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ कर करके 51 रुपया की राशि दे करके संपूर्ण आपको 51 रुपया में पूरे हिस्ट्री का जो है कि नोट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और मेन पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।